हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का अपने हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक जोशी आप सभी को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूं। हमने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत चयन में जो प्रतिदर्शों का जब चयन किया जाता है तो चयन के जो स्रोत चयन में जो अभिन्नति पाई जाती है तो अभिन्नति के स्रोतों के बारे में अध्ययन किया था। एक चार्ट के माध्यम से मैंने आपको बताया भी था कि अभिन्नति में जो स्रोत पाए जाते हैं स्रोतों को तीन भागों में विभाजित किया गया था। प्रथम भाग था हमारा चयन में अभिन्नति, दूसरा भाग बताया गया था हमारा संग्रहण में अभिन्नति और तीसरा भाग बताया गया था विश्लेषण और निर्वचन में अभिन्नति। प्रथम जो भाग बताया गया था चयन में अभिन्नति, चयन में अभिन्नति के भाग के तीन भाग बताए गए थे। जो तीनों भाग हमारी विधियों से संबंधित थे। से प्रथम था हमारा सहविचार, दूसरा था हमारा दैव प्रतिचयन, दोषपूर्ण दैव प्रतिचयन और तीसरा जो बिंदु था हमारा था इकाइयों का प्रतिचयन आधार पर। आज जो बिंदु हमारा जो रहेगा वह हमारा दूसरा बिंदु यानी संग्रहण में अभिन्नति या सूचना संग्रहण में अभिन्नति। टॉपिक वही हमारा रहेगा प्रतिचयन में अभिन्नति के स्रोत। अध्याय में हमारा पंचम चल रहा है बच्चों, आप सभी को बता दूं एक बार। पंचम अध्याय जो संगणना प्रतिचयन अनुसंधान था इसमें हमारा बिंदु चल रहा है बच्चों प्रतिदर्श या प्रतिचयन में अभिन्नति के स्रोत। प्रतिचयन जो प्रश्न लिया जाएगा तो प्रतिचयन में अभिन्नति के स्रोत। प्रतिचयन जो लिया जा रहा है, प्रतिचयन में जो अभिन्नति पाई जाती है, अभिन्नति में कौन कौन से स्रोत बताए गए हैं उन स्रोतों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो मैं अध्ययन करने से पहले आपसे बता दूं हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। पुनः एक बार पुनः सभी को अवगत करा दूं, पूछने का या जानने का अवश्य प्रयास कीजिएगा। आज आप जानोगे तो भविष्य में आपको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज सीख जाओगे तो भविष्य में गलतियां कभी नहीं होगी, नॉलेज अच्छी बनी रहेगी आपकी। ये हर प्रकार की सीख आज का थोड़ा समझ सकते हो आप लोग सभी विद्यार्थी। चलिए हम चलते हैं पुनः बिंदु पर। प्रतिचयन में जो अभिन्नति जो स्रोत बताए गए तीन भाग बताए थे, चयन में अभिन्नति, सूचना संग्रहण में अभिन्नति या संग्रहण में अभिन्नति। तो आज का हमारा दूसरी हम स्रोत पढ़ रहे हैं। पहले स्रोत के बारे में अध्ययन कर चुके थे। स्रोत नंबर द्वितीय स्रोत का नाम क्या था बच्चों? इसके तीन भाग बताए गए थे, मैं आप सभी को बता सकता हूं। तीन भाग में से प्रथम भाग के बारे में हम पढ़ चुके थे जिसका था चयन में अभिन्नति। प्रथम जो बिंदु बताया गया था हमारा चयन में अभिन्नति। आज हमारा दूसरा बिंदु चल रहा है, इसका नाम है संग्रहण में अभिन्नति। संग्रहण में अभिन्नति कह दो या सूचना संग्रहण में अभिन्नति कह सकते हो, ठीक है बच्चों। या सूचना संग्रहण में अभिन्नति, ठीक है भाई, दोनों एक ही हैं। कहने का इस बिंदु के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा टॉपिक रहेगा जो बच्चों आज यही रहेगा, सूचनाओं का संग्रहण करने के समय जब सूचनाओं को एकत्र किया जाता है तो उसमें जिस प्रकार की अभिन्नति पाई जाती है। इस अभिन्नति के मैंने आपको चार भाग बताए थे। कितने भाग बताए गए थे बच्चों? चार भाग बताए थे। तो इसके चार भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। चार भाग मैंने बताया था, आपको डायग्राम में समझाया भी था। प्रथम जो भाग था वह प्रथम भाग था हमारा अपूर्ण सूचना के आधार पर, तो अपूर्ण सूचना, ठीक है बच्चों। दूसरा भाग बताया हमारे दोष युक्त प्रश्नावली। कौन सा था बच्चों? याद होगा शायद आप सभी को, दोष युक्त प्रश्नावली जो पाई जाती है उसके बारे में बताया गया था। दोष युक्त प्रश्नावली जो पाई उसके द्वारा क्या करती है, अभिन्नति होती है। नंबर 3 बिंदु बताया गया था अनुसंधानकर्ता की पूर्व धारणाएं, अनुसंधानकर्ता की पूर्व या कह सकते हैं हम पूर्ण रूप से कह सकते हैं पूर्व धारणा या पुरानी धारणाएं। और अंतिम जो चौथा बिंदु बताया गया था वह चौथा बिंदु हमारे सूचकों में पक्षपात होना। जो हमारे सूचक होते हैं जिनके द्वारा हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं
तो उन सूचकों के मध्य में जो पक्षपात वाली भावना पाई जाती है, उस पक्षपात वाली भावना से हमें रुकावटें आ जाती है, विभ्रम उत्पन्न हो जाता है हमारा। तो कहने का तात्पर्य कुल मिला के ये हो गया, जो संग्रहण में अभिनति पाई जाती है या सूचनाओं के संग्रहण में जो अभिनति पाई जाती है, इस अभिनति के 4 भाग बताए गए थे। अपूर्ण सूचना, दोष प्रश्नावली, अनुसंधानकर्ता की पूर्व धारणाएं और सूचकों में पक्षपात। यह आपको मैं पूरा बता चुका हूं। मैंने आपको कहा था पूर्व वाले क्लास के अंदर कि सभी बिंदुओं के बारे में आप सभी विद्यार्थियों को सविस्तार से बताऊंगा, खुलकर बताऊंगा, पूरा संपूर्ण रूप से बताऊंगा। ठीक है, आपको किसी प्रकार दिक्कत नहीं है। तो सभी विद्यार्थी पहले बिंदु अर्थात ए बिंदु का नाम डाल लीजिए, जो भी आपने क्रमांक दिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, 4 प्रकार बताए गए थे। पहले सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं इसके बारे में संग्रहण में अभिनति के बारे में। तो इस बारे में क्या बताया गया, इसमें लिख लेना मेरे साथ साथ सभी विद्यार्थी। देखिए, समंक संग्रहण की, जो समंकों का संग्रहण किया था उसके बारे में, समंक संग्रहण की त्रुटियां, जो गलतियां हो जाती है या जो अभिनति हो जाती है, उसी के बारे में है। तो समंक संग्रहण की त्रुटियां संगणना व प्रतिदर्श, संगणना व प्रतिदर्श, जो संगणना अनुसंधान की जो विधियां हैं, इन विधियों में संगणना प्रतिदर्श दोनों अनुसंधानों में संगणना और प्रतिदर्श दोनों अनुसंधानों में अभिनति उत्पन्न हो सकती है या अभिनति उत्पन्न करती है, अभिनति उत्पन्न हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है या होती है, हम ऐसे कह सकते हैं, अभिनति उत्पन्न करती है। लेकिन प्रतिदर्श अनुसंधान में जो हमारा अनुसंधान है, प्रतिदर्श अनुसंधान में प्रतिदर्श का आकार, प्रतिदर्श अनुसंधान में प्रतिदर्श का आकार छोटा होने पर, छोटा कह सकते हैं, उसको लघु कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, छोटा होने पर, जो हमारा आकार छोटा होने पर क्या हो सकता है, छोटा होने पर इन त्रुटियों का निष्कर्षों पर, जो निष्कर्ष जो हमने परिणाम निकाले हैं उसी के बारे में बताया गया है। त्रुटियों का निष्कर्षों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इनका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है प्रतिदर्श अनुसंधान में, प्रतिदर्श या प्रतिचयन अनुसंधान में निम्न कारणों के कारण अभिनति होती है। निम्न 4 कारणों के कारण, 4 कारणों के कारण अभिनति होती है। ये कारण निम्न प्रकार हैं। ये कारण निम्न प्रकार हैं। कारण कह सकते हो आप या इनको स्रोत कह सकते हो। 4 कारण कौन कौन से बच्चों? 4 कारण मैं आपको यहाँ बता चुका हूं। अपूर्ण सूचना, दोषयुक्त प्रश्नावली, अनुसंधान पूर्व धारणाएं और सूचकों में पक्षपात। मैंने सामान्य क्रम मैंने 4 कारण बताए, और अन्य कारण भी हो सकते हैं।
जैसे समय का अभाव का पाया जाना, समय की कमी पाया जाना, या आपसी मतभेद होना उन लोगों के मध्य में, सूचकों के मध्य में, प्रणोदकों के मध्य के अंतर्गत, ये भी रीजन हो सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर जो हमारे जो 6 राइटर की बुक पढ़ रहे हैं, 6 राइटर वाली, उस बुक में 4 कारण बताए हैं। चारों कारण यही है हमारे। तो इन चारों कारणों के बारे में हम बंधुवत रूप से अध्ययन करेंगे। तो प्रथम जो कारण बताया गया बच्चों कौन सा है? अपूर्ण सूचना। तो नंबर 1 डाल लीजिए सभी विद्यार्थी कि अपूर्ण सूचना के माध्यम से किस प्रकार से हमें हमारे सामने समस्याएं उत्पन्न होती है। प्रथम बिंदु हमारा क्या रहेगा बच्चों? अपूर्ण सूचना। सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लेना, अपूर्ण सूचना। अब अपूर्ण सूचना के द्वारा किस प्रकार से अभिनति पाई जाती है, अभिनति होने की संभावना बनी रहती है, उसी के बारे में बताया जाएगा। यानी पहले दिख रहा है अपूर्ण, यानी ऐसी कोई भी सूचना, ऐसा कोई भी समग्र जो अपने आप में स्वयं में पूर्ण न रहा हो, या हमने जो प्रतिदर्श लिया है वह समग्र के बारे में आकलन करने के लिए असंभव सा हो, या उसमें गुण बहुत कम पाए जाते हो, वह हमारे अपूर्ण सूचना मानी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो लिख लीजिए इसमें कई बार प्रतिदर्श में, कई बार प्रतिदर्श में, जो प्रतिदर्श या प्रतिदिन आपने लिया है, ठीक है बच्चों, कई बार प्रतिदर्श में जो समग्र की इकाइयों में से आपने चयन किया जिसे कहेगा वही हमारे प्रतिदर्श माने जाते हैं। ठीक है, कई बार प्रतिदर्श में सम्मिलित सभी इकाइयों के बारे में, सम्मिलित सभी इकाइयों के बारे में, इकाइयों के बारे में, जो समग्र की इकाइयां है उसी के बारे में, सभी इकाइयों के बारे में सूचनाएं संग्रहित, यानी इकट्ठा सूचनाएं संग्रहित नहीं हो पाती है, नहीं हो पाती है। यानी जब हमने, कई बार क्या होता है, जैसे हमने प्रतिदर्श ले लिया, प्रतिदर्श में जो सूचनाएं सम्मिलित होनी चाहिए वे सूचनाएं सभी इकाइयों के अनुरूप, इकाइयों के अनुरूप सूचनाएं सम्मिलित नहीं है, संग्रहित नहीं हो तो पाती है, तो सब क्या हो जाते हैं, जिससे नहीं हो पाती है, जिससे अभिनति का, जिससे अभिनति का अंश आ जाता है। अंश मतलब भाग, ठीक है बच्चों, अंश से तात्पर्य भाग से लिया गया है, जिससे अभिनति का भाग पाया जाता है, जिससे अभिनति का भाग पाया जाता है, अभिनति का भाग आ जाता है, ऐसे लिख लो इसको, जिससे अभिनति का भाग, अंश आ जाता है। अभिनति पास में अभिनति उपस्थित हो गई, कहने का तात्पर्य सभी इकाइयों के गुण सम्मिलित नहीं हो पाने के कारण, यहाँ बताया मैंने आपको, सभी इकाइयों के गुण सम्मिलित नहीं हो पाने के कारण, सभी इकाइयों वाली सूचनाएं संग्रहित नहीं कर पाने के कारण उसमें अभिनति का अंश पाया जाता है। जैसे आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रश्नावली विधि के अंतर्गत सूचनाएं आपको एकत्र करनी होती है, तो प्रश्नावली विधि कैसे अपनाई जाती है बच्चों? डाक के द्वारा। मैंने पूर्व वाले क्लासों के अंदर बताया था, आप सभी को बताया था, प्रश्नावली विधि में द्वारा सूचनाएं जो एकत्र की जाती है उसमें डाक विधि का प्रयोग किया जाता है। और जब डाक विधि का प्रयोग किया जाएगा तो जब हम प्रश्न जो सूची बनाकर जिस व्यक्ति के पास, जिस व्यक्ति से हम सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं उस व्यक्ति का प्रश्नावली भेजेंगे, तो जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दे दे। तो कई बार यह कुछ प्रश्नों का गलत भी दे सकता है, तो जब गलत उत्तर दे देगा या उत्तर नहीं दे पाएगा तो हमें सूचना कैसे प्राप्त होगी बच्चों? अपूर्ण सूचना प्राप्त होगी, अधूरी या नहीं के बराबर। दो प्रकार से अधूरी सूचना प्राप्त होगी या नहीं के बराबर प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से अपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हो पाने के कारण हमारे प्रतिदर्श के अंदर क्या पाई जाती है बच्चों? अभिनति पाई जाती है। ठीक है, समझ आ गया? तो लिख लेना जैसे, जैसे रूप में समझना, जैसे लिखने से क्या थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए याद रहता है उदाहरण देने के बाद। जिससे जैसे प्रश्नावली विधि में, प्रश्नावली विधि में, प्रश्नावली विधि क्या होता है? कई प्रश्नों के उत्तर, प्रश्नावली विधि में कई बार सूचक, कई बार सूचक
कई प्रश्नों को समझ न पाने के कारण, समझ न पाने के कारण, प्रश्नों को समझ नहीं पाता, कारण उत्तर पूर्ण रूप से नहीं दे पाता है, जिससे अभिनति होने की संभावनाएं रहती है, जिससे सूचनाओं में अभिनति की संभावना रहती है, इससे सूचनाओं में अभिनति की संभावना रहती है। समझ में आ गया सभी को? भाई सूचक के द्वारा कई बार सूचकों का कई बार समझ में नहीं आते हैं, नहीं आने के कारण उत्तर पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाते, और उत्तर पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाते तो हमारे प्रश्नों के अंदर, हमारे प्रश्नावली में, हमारे प्रदर्शन में अभिनति होने की संभावनाएं पूर्ण रूप से बनी रहती है। समझ में आ गया विद्यार्थी को? ये हमारा पहला बिंदु हो गया अपूर्ण सूचना। जो समंकों का संग्रहण किया जाता है, जिसमें संग्रहण में अभिनति या सूचना संग्रहण में अभिनति जो पाई जाती है, 4 प्रकार से पाई जाती है। अपूर्ण सूचना, अपूर्ण सूचना इस प्रकार से प्राप्त हो पाती है। यहां मैंने आपको एक बात बताई, पूर्ण रूप से नहीं दे पाता, जरूरी नहीं है पूर्ण रूप से तो नहीं पाता। कई बार ऐसा होता है वो प्रश्न बिल्कुल समझ नहीं पाता, उत्तर देता ही नहीं है, तो उत्तर जब नहीं देगा तो अपूर्ण सूचना ही हमें प्राप्त होगी। समझ आ गया? चलिए बहुत अच्छी बात समझ आ गया। तो स्क्रीनशॉट लेना समझ में आ गया तो सभी विद्यार्थी का, यदि स्क्रीनशॉट विद्यार्थियों ने, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा बिंदु जो दूसरा बिंदु बताया गया है, दोषयुक्त प्रश्नावली। ठीक है बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट? बहुत अच्छी बात है। फिर बता रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ सकते हो आप कमेंट के माध्यम से। दूसरा बिंदु डाल लीजिए हेडिंग से विद्यार्थी, दोषयुक्त प्रश्नावली। दोषयुक्त प्रश्नावली के माध्यम से किस प्रकार से सूचनाओं के बारे में हमें या हमारे अभिनति पाई जा सकती है। ठीक है, तो बिंदु नंबर सेकंड डाल लीजिए सही विद्यार्थी। सेकंड बिंदु हमारा दोषयुक्त प्रश्नावली, दोषयुक्त प्रश्नावली। अब दोषयुक्त प्रश्नावली के द्वारा किस प्रकार से सूचनाओं के बारे में बात बताइए कि दोषयुक्त प्रश्नावली बन जाती है तो होता क्या है, उत्तर किस प्रकार से गलत प्राप्त हो जाते हैं और हमारे अभिनति किस प्रकार से उत्पन्न हो जाती है। तो लिखिए सभी विद्यार्थी से मेरे साथ साथ कि यदि प्रश्नावली के गठन में, यदि प्रश्नावली के गठन में, गठन से तात्पर्य बच्चों निर्माण से लिया गया है, लिखना मेरे साथ साथ, गठन से तात्पर्य क्या है, निर्माण से। यदि प्रश्नावली के गठन में कोई दोष रह गया है तो है दोष, प्रश्नावली का जब निर्माण किया गया और प्रश्नावली निर्माण में कोई दोष है, कोई कमी रह गई हो या दो बनने को गठन से क्या है, प्रश्नावली कोई दोष रह गया हो या प्रश्न संदिग्ध रह गए हो या गलत बन गए हो, प्रश्न अस्पष्ट हो या प्रश्न अस्पष्ट, कैसा हो, प्रश्न अस्पष्ट या संदिग्ध प्रकृति का हो या संदिग्ध प्रकृति का हो, तो संदिग्ध प्रकृति या प्रश्न बन गया हो आप लोगों से, तो उनके उत्तर हमें कैसे प्राप्त नहीं होंगे, सही प्रकार से प्राप्त नहीं होंगे। तो उनके उत्तर सही प्रकार से स्पष्ट रूप से, ठीक है बच्चों, सही प्रकार से प्राप्त नहीं होंगे, सही प्रकार से प्राप्त नहीं
होंगे जिससे प्रश्नावली में अभिनति की संभावना होगी। ठीक है बच्चों, जिससे क्या होगी, प्रश्नावली में अभिनति की संभावना होगी। ठीक है, लिख लेना, जिससे प्रश्नावली में अभिनति की संभावना होगी। ये हो गई बात किसके द्वारा, ये हमारे दूसरा बिंदु बता देंगे। दोषयुक्त प्रश्नावली है, प्रश्नावली का निर्माण यदि कठिन हो गया हो, यानी जटिल रूप से हो गया हो, कोई कमी रह गई हो, प्रश्न हमारा अस्पष्ट रूप से हो, या अधिक प्रकृति का प्रश्न हो, समझ में नहीं आ रहा हो, या जटिल शब्दों का प्रयोग कर दिया गया हो, जैसे को कठिन लोकोक्ति का मुहावरों के द्वारा समझाने का प्रयास करें। सामान्य व्यक्ति हो, वह व्यक्ति कैसा हो बच्चों, यदि व्यक्ति सामान्य ही हो तो सामान्य व्यक्ति तो मुहावरों को, जटिल प्रश्नों को समझ ही नहीं पाएगा, और सूचनाएं आपको जानकारी गलत या पूर्ण रूप से प्राप्त होगी, जिससे आपके प्रश्न में अभिनति पाई जाने की संभावनाएं बनी रहेगी। ये हमारा हो गया दूसरा बिंदु, दोषयुक्त प्रश्नावली। आगे चलते हैं नंबर 3 बिंदु पर, अनुसंधानकर्ता की पूर्व धारणाएं। अनुसंधानकर्ता की पूर्व धारणाएं में हम क्या बताया गया, नंबर 3 डाल लीजिए सब विद्यार्थी। अनुसंधानकर्ता की पूर्व धारणाएं। पूर्व धारणा के लिए क्या बताया गया, अनुसंधान पूर्व धारणा में संबंधित तथ्य जो बताए गए हैं वो क्या बताया गया, उसके बारे में लिया गया है। इसमें लिख लीजिए मेरे साथ साथ कि कई बार आपने सुना भी होगा कि जो गांव के अंतर का जो बुजुर्ग लोग होते हैं वे क्या करते हैं, बुजुर्ग जो लोग होते हैं उनके पूर्वज जो ऐसे करते हुए आते हैं उसी धारणा के अनुसार कार्य कर लेते हैं, तो हमें कार्य में देरी हो जाती है, कई बार सूचनाएं सही प्रकार से प्राप्त नहीं हो पाती है। जैसे कहते हैं गाँव में लोग ऐसे पढ़ाई कर लो, अरे भाई कोरोना, जैसे अभी कोरोना के समय हुआ था, यदि हम आज की टेक्नोलॉजी नहीं अपनाते, जैसे मोबाइल के द्वारा ऑनलाइन अध्ययन करना जैसे आपको कराया जा रहा है, तो हम पिछड़ जाते। यदि हम उन्हीं के आधार पर कार्य करते, पिछड़ते ना, तो हमें वर्तमान के अनुसार कार्य करना है। वर्तमान में किस प्रकार के कार्य हो रहे हैं उसी के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करना है, उसी के अनुसार आगे बढ़ना है। तो यहाँ वही बताया गया है कि कई बार अनुसंधानकर्ता पूर्व धारणाओं के आधार पर कार्य संचालन कर देता है, जिससे गलतियां होने का या अभिनति होने की पूर्ण रूप से संभावनाएं पाई जाती है। कुछ लिख लेते हैं अपनी किताबी लैंग्वेज के अंतर्गत कि कुछ परिणाम पूर्व धारणाओं पर आधारित होते हैं। कुछ परिणाम पूर्व धारणाओं पर आधारित, कुछ परिणाम पूर्व धारणाओं पर आधारित होते हैं। जो पहले की धारणा है हमारे, उन धारणाओं पर आधारित होते हैं, जिससे हम जिस विषय पर अनुसंधान कार्य कर रहे हैं, हम जिस विषय पर हम लोग जिस विषय पर अनुसंधान कार्य कर रहे हैं, हम जिस विषय पर अनुसंधान कार्य कर रहे हैं, जिस विषय पर अनुसंधान कार्य कर रहे होते हैं, जिस विषय पर हम कार्य करना चाहते हैं, कार्य कर रहे हैं, तो उसके पक्ष विपक्ष में कर रहे होते हैं, तो उसके यानी अनुसंधान कार्य उसके पक्ष और विपक्ष में दृढ़ निश्चय पक्ष और विपक्ष में दृढ़ निश्चय होते हैं। दृढ़ निश्चय कैसे हो गए,
जैसे हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार से कार्य किया और उनको सफलता मिली थी, तो हम भी उसी अनुसार कार्य करेंगे और सफलताएं अर्जित करेंगे। तो कई बार उनके अनुसार कार्य करने के कारण कुछ गलतियां हो जाती है, कुछ अवनति रह जाती है, और ये जो विचार होते हैं दृढ़ निश्चय वाले, ये हमारे विचार पूर्व धारणाओं पर ही आधारित होते हैं। तो ये विचार पूर्व धारणाओं पर आधारित होते हैं। पूर्व धारणाओं पर आधारित होने, ऐसे लिख लो, आधारित होने के कारण इनमें अभिनति पाई जाती है। कारण इनमें अभिनति पाई जाती है। तो इनमें अभिनति होने की संभावनाएं बनी हुई रहती है। यानी पूर्व धारणा के अनुसार पूर्व में जिस प्रकार से व्यक्तियों ने सूचना एकत्र की थी या प्रतिदर्श का चयन किया था, प्रतिदर्श का जो मापन किया था, उसी के अनुसार हम भी कार्य कर देते थे, तो कई बार हमारे कार्य के अंदर अभिनति हो पाए जाने की संभावनाएं बनी रहती है। ठीक है बच्चों, ये तीसरा बिंदु हो गया अनुसंधान। अंतिम बिंदु हमारा चौथा, सूचकों में पक्षपात पाया जाना। तो इसको लिख लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे अध्ययन करते हैं चौथे बिंदु के बारे में। तो चौथा बिंदु हमारा क्या बताया, सूचकों में पक्षपात वाले भावना के बारे में क्या बताया गया। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट विद्यार्थियों ने? फिर भी कोई दिक्कत हो तो कह देना विद्यार्थियों, कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो। अभिनति हो गई हमारी। अंतिम इसके चौथा बिंदु, चौथा बिंदु कौन सा है, आप सभी को दिख रहा है, श्याम बोर्ड पे मैंने श्याम पट पर या सफेद पट पर लिख भी दिया है। ठीक है बच्चों, नंबर 4 हमारा सूचकों में पक्षपात। चौथा बिंदु डाल लीजिए सभी विद्यार्थी, सूचकों में पक्षपात का होना। पक्षपात होना, सूचकों में जो पक्षपात पाए जाते हैं, पक्षपात होते हैं, भेदभाव वाली भावनाएं पाई जाती है। वैसे सामान्यतः देखा जाए जनरली हर प्रकार के विभाग के अंतर्गत पक्षपात तो पाया जाता है। जब किसी एक ही कार्य को किसी दो अन्य व्यक्ति के द्वारा करवाया जाता है सफलता अर्जित करने के लिए, तो उसमें कई बार पक्षपात उत्पन्न हो जाता है। कई बार व्यक्ति सूचना, ये व्यक्ति क्या दे रहा है, ये व्यक्ति क्या दे रहा है, तो जब दोनों के विचारों को मिलाया जाता है तो पक्षपात की संभावनाएं बनने की संभावनाएं रहती है। देखिए सूचकों में पक्षपात, सूचक कौन होता है, मैं पूर्व में बता चुका हूं सभी विद्यार्थियों को। सूचकों में पक्षपात, जो पक्षपात मतलब भेदभाव जो पाया जाता है उसी के बारे में। तो सूचकों में पक्षपात पूर्ण विचार, पक्षपात के साथ कहने का तात्पर्य। ठीक है बच्चों, पक्षपात पूर्ण विचार तथा पूर्व धारणाएं, पूर्व विचार कह सकते हैं इसको, पूर्व विचार व पूर्व धारणाएं, जो हमने इस बिंदु के अंदर पढ़ा था अनुसंधान से पूर्व धारणाएं होती है। तो पूर्व धारणाएं होने पर अनुसंधानकर्ता को साफ कर रहा हूं मैं, ठीक है, अनुसंधानकर्ता को पूर्ण रूप से सही उत्तर प्राप्त नहीं होते हैं। कभी कभी सूचकों या परिणामों के मध्य में सूचकों व प्रकरणकों के मध्य
आपसी भेदभाव या पक्षपात होने के कारण प्रतिदर्श में, जिस प्रतिदर्श का हमने चयन किया गया है, तो प्रतिदर्श में अभिनति हो जाती है। ये हो गया, पक्षपातों में आपसी भेदभाव पाया गया है। ये आपसी भेदभाव की वजह से दो प्रतिद्वंदी एक ही मैदान में उतार दिए जाए, 2 या 3, तो जो दोनों आपस में एक दूसरे विपरीत होते हैं, तो विपरीत गुणों को लाया जाएगा, तो दोनों एक दूसरे का क्या करेंगे, मुकाबला करेंगे। वो उसको टक्कर देगा, टक्कर देने के वो सूट समझ इस प्रकार से कथा करेगा, ये इसको टक्कर देने के लिए समझ इस प्रकार से प्रश्न करेगा, ये इस प्रकार से प्रतिदर्श ज्ञात करेगा, ये इस प्रकार से प्रतिदर्श ज्ञात करेगा। तो उसमें दिक्कत आती है, कई समस्याएं सामने आ जाती है। तो इस प्रकार आपसी भेदभाव और पक्षपातपूर्ण वाली रीति के कारण भी कई बार हमारे समकों के अंदर, प्रतिदर्शों के अंदर क्या पाई जाती है बच्चों, अभिनति पाई जाती है। ये हमारे अभी प्रतिचयन में अभिनति के जो स्रोत बताए गए, दूसरा स्रोत सूचना संग्रह में अभिनति या सूचना संग्रह में अभिनति के 4 स्रोत बताए गए थे। अपूर्ण सूचना, 2 प्रश्नावली, अनुसंधानकर्ता की पूर्व धारणाएं और सूचकों में पक्षपात, ये चारों बिंदु कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कहने का मतलब आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगला बिंदु जो अगली अभिनति पाई जाती है, अगली अभिनति के स्रोत का जो तीसरा भाग बताया है, उसके बारे में पढ़ेंगे अगले क्लास के अंतर्गत। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे हम, ठीक है। जाने से पहले आप सबको बता दूं, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। अंतिम सबसे मुख्य बिंदु जो कोई नहीं कहता होगा, वो मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं कि जानने का, पूछने का, समझने का पूर्ण रूप से प्रयास कीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। लेना इसका स्क्रीनशॉट एक बार, हो गया, ठीक।